किसान भाइयों, इस भाग में देखिए पशुओं में होने वाले प्रमुख संक्रामक रोग के बारे में, जैसे खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू, संक्रामक गर्भपात, लंगड़ी बुखार और थनैला के बारे में। साथ ही साथ कैसे करें इन संक्रामक रोगों से बचाव। इसके अलावा संक्रामक रोगों से पहचान और यदि इसे पहचान गए तो कैसे करें इनके इलाज, इन सभी बातों को हम बताएंगे इस भाग में, जिसका नाम है पशुओं में होने वाले प्रमुख संक्रामक रोग और इनसे बचाव। अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तम नस्ल के साथ साथ स्वास्थ्य प्रबंधन भी जरूरी है। उचित स्वास्थ्य प्रबंधन से न केवल पशु अधिक दूध देती हैं, बल्कि उसकी शारीरिक बढ़वार और प्रजनन क्षमता पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन से जुड़ी बहुत सी बातें पिछले भागों में भी बता चुके हैं, जिससे पशु के स्वास्थ्य के साथ साथ आप भी स्वस्थ और खुशहाल रह सकते हैं। किसान भाइयों, इस भाग में हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले संक्रामक रोग, उसके पहचान और बचाव के साथ साथ निदान के बारे में। पशुओं में संक्रामक रोग कभी कभी लग सकता है, चाहे पशु किसी भी उम्र के हों और किसी भी नस्ल के हों। संक्रामक रोग के कारण पशुओं की दूध की उत्पादन क्षमता तो घटती ही है, साथ ही साथ उसके प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ता है। इसलिए अगर आप व्यावसायिक पशुपालन कर रहे हैं तो आपको आर्थिक लाभ को बनाए रखने के लिए यह जरूरी होता है कि आप संक्रामक रोगों से पूरी तरह से सचेत रहें और उसके बारे में जानकारी रखने के साथ साथ उससे बचने के उपाय को भी अच्छी तरह से समझते हैं। किसान भाई, अगर आप इन रोगों के प्रमुख लक्षण जानते हैं और इनके कारणों को जानते हैं तो आपको अपने पशुओं की देखभाल करने में, उनका रख रखाव और अच्छी व्यावसायिक उत्पादन के लिए यह काफ़ी सहूलियत देगा। पशुओं के प्रमुख जो संक्रामक रोग हैं वो हैं HS हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया या गला घोटू रोग भी उसको बोलते हैं। दूसरा रोग है BQ या ब्लैक क्वार्टर, जिसको लंगड़ी बुखार भी बोलते हैं। तीसरा बीमारी है FMD, जो सर्वविदित है, उसको खुर मुंह पका भी वो कहा जाता है आम भाषा में। और चौथी बीमारी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है ब्रुसेलोसिस, जो एक संक्रामक गर्भपात की बीमारी है। इन बीमारियों के बारे में हम सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे कि उस बीमारी के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, जिसको पहचान के हम नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेंगे और उसका ससमय उपचार के लिए जाएंगे और उसके रोकथाम के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। वह है पशुओं में पाए जाने वाले संक्रामक रोग, उसके नाम, लक्षण और निदान के बारे में। पशुओं में जो प्रमुख संक्रामक बीमारी है वह है गलघोंटू, लंगड़ी बुखार, खुरपका, मुंहपका और संक्रामक गर्भपात। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पशुओं में पाए जाने वाला संक्रामक रोग गलघोंटू के बारे में। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस बीमारी का प्रकोप ज्यादातर बरसात के समय होती है। इस बीमारी के कारण पशुओं को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। गले के निचले भाग में पानी भर जाता है और फूल भी जाता है। साथ ही साथ पशुओं को तेज बुखार भी हो जाती है। ये लक्षण किसी भी पशु में हो जाए तो आप जानिए कि यह गलघोंटू रोग है। आइए इसे हम विस्तार से जानते हैं और बचाव और उपचार को भी जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया या HS या फिर इसको गला घोटू रोग के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी ज़्यादातर वर्षा ऋतु में होती है, या फिर ऐसा कह लें कि भारी बारिश के बाद जब एकदम से तेज़ धूप होती है और वातावरण में तपिश ज़्यादा होती है, या फिर
वातावरण में ह्यूमिडिटी या चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होती है, उस समय ये बीमारी का अक्रेंस या बीमारी का प्रभाव या दुष्प्रभाव ज़्यादातर मिलता है। ये बीमारी पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक एक जीवाणु की वजह से होता है, इसको अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी कि सांस लेने में परेशानी महसूस करेगा आपका दुधारू पशु, या वो गाय हो सकता है या भैंस। उनको सांस लेने में काफ़ी परेशानी होगी, गले से घर घर की आवाज़ आएगी। इन सब बीमारियों में जिनकी भी हम चर्चा अभी थोड़ी देर पहले किए हैं, सब में जानवरों की मृत्यु अकाल होती है। उसमें लक्षण आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम उसकी सही उपचार भी नहीं करा पाते। परंतु अगर कुछ रोग जो है वो क्रोनिक या सब एक्यूट अगर होता है तो उसमें लक्षण हमको देखने के लिए मिल जाता है और हम समय रहते उसका उपचार भी कर सकते हैं। वैसे में जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं गलाघोटू रोग, उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या सांस लेने में परेशानी गले के नीचे वाले भाग में, जिसको ब्रिस्किट रीजन बोलते हैं, उसमें पानी भर जाता है और वो फूल जाता है। अगर ये रोग 2-4-5 दिन या हफ्ते भर चलता रहा तो पूरे गले के नीचे और पेट वाले रीजन में, पेट वाले भाग में पानी भर जाएगा और फूलने लगेगा और गाय या भैंस जल्दी से उठेगी और बैठेगी और घुटन महसूस करेगी। उसको फीवर भी बहुत तेज रहेगा, 100.6 या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की बुखार होगी। ऐसे में इसके रोकथाम के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि गलाघोटू का टीका लगवाएं, जो मानसून से पहले और मानसून के बाद वर्ष में 2 बार टीका अगर लगवाते हैं तो इसकी दुष्प्रभाव कम होगा। और दूसरा एक काम आप कर सकते हैं कि अगर कोई पशु आपके गौशाला में अगर बीमारी से ग्रसित है, गलाघोटू बीमारी से ग्रसित है, तो उसको अलग बाड़े में रख दें और स्वस्थ पशुओं को अलग रखें, जिसकी वजह से अस्वस्थ पशु या बीमारी से संक्रमित पशु यह बीमारी दूसरे स्वस्थ पशुओं को न फैलाए। और इस खतरनाक बीमारी के उपचार के लिए यथासंभव और ससमय आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लें और इसका त्वरित उपचार करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पशुओं में लगने वाली दूसरी संक्रामक बीमारी लंगड़ी बुखार के बारे में। इसे हम बीक्यू के नाम से भी जानते हैं। इस रोग का प्रकोप भी मुख्य रूप से मौसम के परिवर्तन के दौरान होता है। इस बीमारी के कारण पशुओं को तेज बुखार होना, पशुओं के पुट्ठे पर काले रंग का घाव जैसा बन जाना, जिस वजह से पशु लंगड़ाकर चलने लगती है। ये लक्षण दिखाई दें तो आप समझें कि आपके पशु को लंगड़ी बुखार है। आइए इससे बचने के उपाय और इस रोग के बारे में विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। ब्लैक क्वार्टर है, जिसको लंगड़ी बुखार बोलते हैं। इसका नाम ब्लैक क्वार्टर है। क्वार्टर का मतलब होता है पुट्ठा, और ब्लैक जैसा कि आप सब समझ रहे हैं कि काला रंग। इसमें पशु का जो पुट्ठा है या वो काले रंग का हो जाता है और वहाँ पे छूने से चरचरापन की आवाज़ आती है। यह रोग भी मुख्यतः बारिश के मौसम में या बारिश और गर्मी का जो मौसम चेंज होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, उस दौरान इस रोग का होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। यह रोग भी एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम चौवाई। और इस दौरान आपको जो प्रमुख लक्षण दिखेंगे वो यह कि हाई फीवर रहेगा। फीवर 106 डिग्री से 105 से 106 डिग्री टेम्परेचर रहेगा आपके गाय को या फिर भैंस को। और ज़्यादातर यह लक्षण या फिर जो काला हो जाना या घाव हो जाना होता है वह अगले पैर के मांसपेशी में या पिछले पैर के मांसपेशी के पुट्ठे पर यह घाव दिखता है। चूँकि यह जीवाणु जिसका नाम भी हमने लिया क्लोस्ट्रीडियम चौवाई, यह गैस बनाने वाली बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से यह बैक्टीरिया किसी खास मांसपेशी में लोकलाइज होके वहाँ पे गैस बनाती है और उसके आसपास के मांसपेशियों को सड़ा देती है, जिसकी वजह से पुट्ठे पर का मांसपेशी गल जाता है, जिसको मायोनेक्रोसिस भी बोलते हैं।
और वहाँ पे गैस भी भर जाता है। और बैल या गाय या आपकी भैंस जब चलने लगती है तो वो पैर में काफ़ी दर्द महसूस होता है, जिससे वो पशु लंगड़ाने लगता है, जिसकी वजह से इसका नाम लंगड़ी बुखार भी है। पशु लंगड़ाता भी है और इसमें बुखार भी हो जाता है। रोकथाम का भी एक ही तरीका है कि इसको मानसून से पहले, वर्षा ऋतु में होने वाली यह बीमारी है, उससे पहले इसका यथावत टीका लगवाएं और फिर उसको अगले साल हर साल वर्षा ऋतु के शुरू होने से पहले या मई जून के महीने में इसका टीका लगवा लें, तो इसके प्रकोप से आप बच सकते हैं। और जहाँ तक संक्रामक बीमारी या बीमारी से ग्रसित पशु का सवाल है, उसके उपचार के लिए आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लें। अब बात पशुओं में होने वाले तीसरे प्रमुख संक्रामक रोग खुरपका मुंहपका के बारे में। इसे FMD के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी का प्रकोप मुख्य रूप से दुधारू पशुओं में देखने को मिलता है। इस बीमारी के कारण पशुओं के खुर के ऊपरी भाग लाल हो जाते हैं, जिस कारण पशु लंगड़ाकर चलने लगती हैं। साथ ही पशु के मुंह से लार भी टपकते रहता है। इसके अलावे पशु के मुंह और जीभ में छाले पड़ जाते हैं, जिस वजह से पशु खाना नहीं खा पाती। इसलिए पशु कमजोर भी पड़ जाते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध है, जो पशु चिकित्सक के सलाह से पशुओं में लगवा सकते हैं। आइए इसे हम विस्तार से जानते हैं। तीसरा बीमारी है FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको आम भाषा में खुर मुंह पका भी कहते हैं। इसमें खुर और मुंह दोनों में घाव के लक्षण दिखते हैं, जिसमें वेसिकल्स हो जाता है, उसमें पुस्चुल भर जाता है और उसमें पानी भरा हुआ फोका फोका जैसा आपको जख्म दिखेगा। मुख्यतः यह बीमारी दुधारू पशुओं में होती है। इसमें खुर के बीच में वेसिकल्स होता है और कोरोनेट बैंड रेड हो जाता है। खुर के ऊपर वाले हिस्से को कोरोनेट बैंड बोलते हैं और वो चीज़ भी उसमें लालिमा छा जाती है, जिससे पशुओं को चलने में परेशानी होती है और पशु लंगड़ा के चलता है। फुट एंड माउथ डिजीज में भी फीवर हाई रहता है, पशु ज्वर से पीड़ित होती है और इसके मुंह से लार टपकते रहता है। लार भी ऐसा, उसको स्ट्रिंगी सलाइवेशन बोलते हैं। लार टपकने के बाद फिर ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे गिरता है। इस टिपिकल पैटर्न या जो टिपिकल पैटर्न है सलाइवेशन का, इसको स्ट्रिंगी सलाइवेशन बोलते हैं और यह केवल FMD रोग में ही पाया जाता है। मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जीभ में छाला पड़ जाता है, जिसकी वजह से पशु खाना कम खाता है और खाना कम खाने की वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, दूध भी कम देने लग जाता है। तो इस मुख्य लक्षण को हम समराइज करें तो ऐसा समझें कि इसमें हाई फीवर होता है, खुर में वेसिकल्स पाई जाती है, मुंह में छाला पड़ जाता है और स्ट्रिंगी सलाइवेशन होता है। ये इस FMD के प्रमुख लक्षण हुए, जिसको देखने के तुरंत बाद आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लें और यथावत चिकित्सा के उपाय करवाएं। इसकी रोकथाम के लिए आप वर्ष में 2 बार टीकाकरण करा सकते हैं अपने पशुओं का, जिससे इसकी प्रकोप कम हो जाती है। और अगर इस तरह के लक्षण किसी पशु में दिखते हैं तो और स्वस्थ पशुओं से बीमारी ग्रस्त पशु को आप अलग कर लें, ताकि गौशाले में या आपके परिवेश में और जो पशु बीमारीग्रस्त नहीं है उनको यह बीमारी न फैले। किसान भाइयों, अब हम एक ऐसे बीमारी की चर्चा कर रहे हैं जिस कारण पशुओं में गर्भपात हो जाती है। जी हाँ, पशुओं में पाए जाने वाले इस बीमारी का नाम है संक्रामक गर्भपात। इस बीमारी के कारण जब पशु गर्भवती रहती है तो उसके गर्भावस्था के 6 से 9वें अवस्था गर्भपात हो जाता है। साथ ही पशु के गर्भ से जड़ न निकलने के कारण पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इस रोग का प्रकोप हमारे यहाँ ज्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है, जिस कारण पशुपालक भाइयों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस रोग से भी बचने के लिए टीके उपलब्ध हैं। अगर पशुओं को सही समय पर इसके टीके लगवा दिए जाएं, तो इस बीमारी से छुटकारा मिल सकती है। आइए
इस रोग को और भी विस्तार से जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। एक और बीमारी जिसकी हमने चर्चा की थी वह है ब्रुसेलोसिस, या उसको हम लोग संक्रामक गर्भपात भी कहते हैं। उसमें गर्भवती पशु, गर्भवती गाय या भैंस अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में या 6 से 9वें माह के गर्भावस्था में उनका एबॉर्शन हो जाता है। 6 से 9वें माह के गर्भावस्था में पशुओं का एबॉर्शन होता है, और साथ ही उनका जो प्लेसेंटा है वह जल्दी बाहर नहीं आता है। इस प्लेसेंटा के इस स्थिति को रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा या आरओपी कहते हैं। प्लेसेंटा, या उसको हिंदी में जर बोलते हैं, जर जो है वो 6 से 8 घंटे में बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन संक्रामक गर्भपात की वजह से, संक्रामक गर्भपात नामक बीमारी से पीड़ित होने की वजह से वह जर 24 से 48 घंटा या फिर काफ़ी लंबी अवधि के लिए गर्भाशय में रह जाता है, जिसकी वजह से मेटराइटिस और पायोमेट्राइटिस भी हो जाता है और इससे पशु की डेथ हो जाती है। इससे बचाव के उपाय यह हैं कि आप अपने पशुओं को कॉटन स्ट्रेन 19 करके एक वैक्सीन आता है, उससे आप इसको वैक्सीनेट करा लें, या अगर आपके परिवेश में या गौशाला में पहले से यह बीमारी रिपोर्टेड है तो कम उम्र में ही नवजात बछड़ों को 4 से 8 महीने पर इसका वैक्सीन दिलवा दें, इसका टीका दिलवा दें, जो लाइफ में एक ही बार पड़ता है, जीवन में एक ही बार पड़ता है, और आगे से इस गर्भपात वाली बीमारी या संक्रामक गर्भपात बीमारी से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन सभी संक्रामक बीमारियों के अलावा एक और बीमारी है जो अपने राज्य में ज्यादातर देखने को मिलती है। इस संक्रामक बीमारी का नाम है थनैला। यह बीमारी बहुत सारे जीवाणु के कारण होता है। इस बीमारी के कारण पशुओं की दूध उत्पादकता प्रभावित हो जाती है, जो सीधे तौर पर एक बड़ा नुकसान साबित होता है। इस बीमारी के कारण पशुओं के थन गर्म और लाल हो जाते हैं, साथ ही थन के छेमी भी कड़े हो जाते हैं। इसलिए इस बीमारी का रोकथाम बहुत ही जरूरी है। इससे बचाव का एक ही उपाय है, साफ सफाई। इस बीमारी का इलाज काफी महंगी होती है, इसलिए इससे बचाव के लिए साफ सफाई ही बेहतर होगा। साथ ही दूध दूहते समय भी उचित साफ सफाई और तरीकों का प्रयोग करें। आइए इसे हम विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। इन संक्रामक बीमारियों के अलावा एक और बीमारी है जो अक्सर अपने परिवेश में मिलता है, वह थनैला है, जिसमें मेमरी ग्लैंड जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और उससे दूध का प्रोडक्शन या दूध का उत्पादन बहुत ही अफेक्ट होता है। इसके प्रमुख कारण बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, एजिप्टिकस, और इसके साथ बहुत सारी दूसरे जीवाणु हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस रोग का प्रमुख लक्षण हम ऐसे जानें कि थन जो है वो गर्म और लाल हो जाती है, उसके जो छेमी है वो हार्ड हो जाता है उसका कंसिस्टेंसी, और जो दूध निकलता है उसमें दूध फटने जैसा फ्लेक्स दिखने लगता है। जब ऐसा लक्षण आपको दिखे अपने पशुओं में और उसकी दूध की प्रोडक्टिविटी भी आपको कम समझ में आए, तो आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लें। हो सकता है आपका पशु थनैला से ग्रसित हो। इसके रोकथाम के लिए जरूरी है कि आप अपने गौशाले में साफ सफाई की पुरकस व्यवस्था रखें, और एक गाय अगर या कोई पशु अगर थनैला से पीड़ित है तो उसका मिल्किंग, उसका दूहना सबसे लास्ट में करें। पहले स्वस्थ पशुओं का मिल्किंग करें और लास्ट में अस्वस्थ पशु या थैनाला से ग्रसित पशु का मिल्किंग करें, ताकि ये अस्वस्थ पशु से स्वस्थ पशु की तरफ न फैले। इसमें एक बार थैनेला होने के बाद अगर तुरंत इसका उपचार हो जाता है तब तो इसका इलाज संभव है, लेकिन क्रोनिक केसेस ऑफ मैस्टाइटिस में उनका इलाज बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और हमारी गायों की प्रोडक्टिविटी या मिल्क प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है,
और उसका हम लोग चिकित्सा भी नहीं करा पाते, क्योंकि चिकित्सा फिर उसकी महंगी हो जाती है। इसके रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि हम मिल्किंग का जो प्रोसेस है वो उसमें हम ध्यान दें, उसमें हम एहतियात बरतें। जो भी मिल्क्समैन है या जो दूध दूहने वाला ग्वाला है, उससे हम कहें कि अपने हाथ अच्छे से धोए और थन से दूध निकालने से पहले थन को अच्छे से साफ कपड़े से धोएं और उसके बाद उसको स्टरलाइजर से स्टरलाइज करें और फिर दूध निकालें। और दूध निकालते समय ये ध्यान रखें कि थन से सारा दूध निकलना चाहिए, कंप्लीट मिल्किंग होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको ये पता है कि दूध एक ऐसा माध्यम है जिसमें जीवाणु विषाणु बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर हम थन में थोड़ा सा भी दूध छोड़ देते हैं तो वह बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा मीडियम होता है। इसलिए कंप्लीट मिल्किंग बहुत ज़रूरी है थनैला को अवॉइड करने के लिए। करा लो उतना फ़ायदा नहीं तो जितना देर होगा वो थन खराब कर देता है। तो अगर हम आप पशु को देख रहे हैं, ये होता कि इसमें जान लीजिए जो भी पशु बहुत ज़्यादा दूध देती है, जिसका थन बहुत विकसित होगा उसी में होता क्यों है, थन को चोट लग गया या कुछ गंदगी थन के माध्यम से ही घुस गया। तो इसीलिए जो भी पशु का दूध निकालते हैं उसका साफ़ सफाई रखना, उसका आसपास का जगह एकदम साफ़ सुथरा हम रखें, हमेशा उसके थन को साफ़ रखें। जो आदमी दूध दूहने जा रहा है वो खुद साफ़ सुथरा रहे, हाथों साफ रहे, नाखून उखून कटा रहे, तब ये सब बीमारी से बच सकते हैं। उसको पहचानें कैसे, अगर थनैल हो गया है तुरंत थन सूज जाएगा, ठीक है, लाल हो जाएगा, उसको छुइएगा तो देखिएगा थोड़ा सा गर्म रहेगा। ये सब अगर लक्षण आप देखते हैं और पशु को तेज बुखार रहेगा, ठीक है, अगर ये सब लक्षण आप देखते हैं तो आप जान लीजिए कि पशु को थनैल हो गया। थनैल में दूध भी फटा फटा जैसा है, अब वो दूध नहीं खाना चाहिए क्योंकि पेट में प्रॉब्लम होता है। तो अगर दूध में हम बदलाव देख रहे हैं, फटा फटा दूध या थोड़ा सा खून आ रहा है, तब आपको चिंता करना है। जैसे खून आ रहा है, अगर कभी कभी क्या होता है घाव है तो ऐसे से कर दिए तो भी खून आता है, लेकिन उसमें फिर तुरंत हम देखेंगे कि कहीं थन मेरा फूला हुआ है, गर्म है, लाल है, ठीक है, और जानवर को टेम्परेचर हाई है, बुखार है, तब आप जान लीजिए कि थनैल। तुरंत आपको थनैल में कुछ नहीं करना है, आपको सीधे पशु चिकित्सक को बुलाना होगा तुरंत, क्योंकि बुखार है, तुरंत पहले बुखार डाउन करना है ना। उसके बाद थन फूल गया, सूज गया, एक लाइन से उसको दवा देंगे, कुछ थन्स के माध्यम से भी दवा चढ़ता है, मैमिटल है, बहुत सारा दवा है, तो आपका थन पे लगाने के लिए भी दवा देंगे ताकि उसका सूजन कम हो, तब ये। तो इस समय आपको ध्यान क्या देना है, सफाई, ठीक है, दूध आपको नहीं निकालना है, जो भी निकालना है दूध निकालना है दूध, लेकिन खाना नहीं है, माने इसको इन्हें कि किसी को क्या पता चलेगा बेच देते हैं, वो नहीं काम करना चाहिए, ठीक है, उसमें क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस जिससे भी थनैल हुआ है सब दूध में रहता है, तो आप अगर खाइएगा तो आपको पेट का दूसरा बीमारी कर देता है, ठीक है। तो हम जो भी माध्यम कैसे है थनैल होने का, थन के द्वारा, इसीलिए थन को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे और उसको चोट नहीं लगने देंगे। ये सब काम आपको करना। अगर इतना करने के बाद थनैल होने का क्या है, जैसे फूल गया, सूज गया, उसके बाद वो धीरे धीरे कड़ा होने लगता है, फाइब्रोज होने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे इतना कड़ा हो जाएगा कि उस थन को काट के फेंकने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता। इसीलिए फिर आपकी तो फिर गाय बेकार हो गई। एक भी और चार, आपका जो थन है चार दिखता है, 4 क्वार्टर में बना हुआ है, एक खराब करेगा, एक तरफ खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम तुरंत आप पहचानिए और तुरंत उसको पशु चिकित्सक को दिखाइए, तुरंत, इधर उधर कुछ नहीं, तभी आप उसको बचा सकते हैं। इसमें अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बुखार नहीं कंट्रोल हुआ, तो वो पशु का मृत्यु भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, ये तो हुई बात पशुओं में लगने वाले प्रमुख बीमारियों के बारे में, लेकिन कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर बचाव है, इसलिए ये सभी रोग ना लगें, इसके लिए बचाव के क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। पशुओं को संतुलित आहार खिलाते रहें। इसके अंतर्गत आप सूखा चारा, हरा चारा, दाना, खनिज मिश्रण और नमक का प्रयोग संतुलित रूप से कर सकते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि पशु के खाने में 2/3 हिस्सा चारा होता है, बाकी अन्य आहार दे सकते हैं। आमतौर पर हमारे पशुपालन लोग बस करते हैं, उसमें वैज्ञानिक चीज़ नहीं लाते। कभी वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन नहीं करता है। कोई बीमार पड़ी तो डॉक्टर के पास जाना है। हम ऐसा क्या करें कि बीमारी कम पड़े।
हम ऐसा उसको क्या खिलाएं कि वो अच्छे से तंदुरुस्त रहे। अब ये चीज़ सोचने तभी आपका जो दूध उत्पादन है हमारे किसान भाई का जो भी है तभी बढ़ सकता है। नहीं तो होता क्या है कि जितना वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो बीमार पड़ गई, डॉक्टर को दिखाए, ये वो कि उसमें परेशान हो जाते किसान भाई, झूठ मूठ का बहुत ज़्यादा परेशान। कोई जटिल बीमारी है तो उसका तो ठीक है पशु चिकित्सक ही करेंगे मदद, लेकिन बाकी आप अपने तरफ से उन्हें इन सब चीज़ों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो महत्वपूर्ण बात आपको बता दीजिए, बैलेंस डाइट का हम एक बार बोले तो बैलेंस डाइट में पशु का होगा क्या? सूखा चारा, हरा चारा, दाना, ठीक है, खनिज मिश्रण, नमक। आपका 2/3 हिस्सा चारा होता है, 1/3 हिस्सा बाकी सब चीज़। उस 2/3 हिस्सा में 2/3 आपको देना चाहिए। अगर बहुत अच्छे किसान है तो हरा चारा बहुत देना चाहिए। हरा चारा आप जितना दीजिएगा उतना फ़ायदा है। और सूखा चारा, उसके बाद कंसनट्रेट, जो कंसनट्रेट एक वर्ड हम बोल के निकल गए उसी में सब चीज़ें सब आता है। पशुओं को स्वस्थ रखने में खान पान अहम भूमिका निभाती है। खान पान में अगर हरा चारा का उपयोग अच्छे तरीके से किए जाए तो पशु जिस तरह से मनुष्य के पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह पशुओं को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और ये सब तभी संभव है जब आप पशुओं को हरा चारा खिलाएंगे। इसके अलावा अपने पशु को खनिज मिश्रण देना भी न भूलें। ऐसा करते रहने से पशु रोग मुक्त रहते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी पशु रोगग्रस्त होती हैं, तब आप पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें। अगर कोई बाछी, हम जैसे भी है जो बाछी है, बाछी हमारे किसान भाई को तो बाछी से ही ज़्यादा ये है ना, तो उसका शुरू से खाने पीने का हम खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो शुरू से खाने पीने का क्या ध्यान रखेंगे खास, ताकि उसका शरीर का विकास अच्छे से हो। उसके लिए बाछी के अच्छे ग्रोथ के लिए हम हमेशा उसको हरा चारा अच्छे से देने की कोशिश करेंगे, चाहे जो मौसम हो। कोशिश करते हैं कि हम हरा चारा ज़रूर दें, जो हमारे किसान भाई आमतौर पे नहीं दे पाते। जो घर में है, खेत में बचा वो दे दिए, तो हम खुद तो खाते हैं बढ़िया से, चावल दाल सब्जी सब चीज़। जिस चावल में जानते हैं क्या फ़ायदा है, प्रोटीन दाल से आ रहा है, सब्जी में हमको क्या फ़ायदा, विटामिन। इसी तरह हमारे पशु को भी चाहिए। उसी तरह पशु को सूखा, सिर्फ सूखा जो देते बता देते हैं, सूखा चारा में कुछ नहीं होता, वो पेट भरने का काम करता है बहुत कम मात्रा में। जो हरा चारा, जैसे हमारे लिए साग सब्जी है वैसे हरा चारा हमारे पशु के लिए, इसीलिए पशु को हम हरा चारा ज़रूर उपलब्ध करेंगे। जैसे बरसीम है, ल्यूसर्न है, ये सब आप सुने होंगे। बरसीम सबसे बेस्ट है। अगर दूध उत्पादन के लिए आप बाछी तैयार कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ आपको अपना खेत में किसी कोने पे भी, चाहे आप लोग मिल के कीजिए, जैसे 2-4 किसान गांव के मिल के सामूहिक खेती होता है ना, कोई ऐसा ज़मीन है जो ऐसा ही है नहीं है, तो वहाँ पे मिल के बरसीम लगा दिए और मिल बांट के अपने पशु को खिला दी। इस तरह की खेती आप लोग करेंगे तभी आपका कुछ अच्छा आउटपुट आएगा। इसलिए ये बात आप ज़रूर समझें कि हमारे पशु को हरा चारा बहुत आवश्यक है। और उसी तरह जो हमारी जो बाछी है, जो अगर पाल नहीं रख रही है, किसी की भी बाछी है, उसको पहला काम आँख बंद करके कृमिनाशक दवा जरूर देंगे। ठीक है, दूसरा काम हरा चारा बता दिए, और खनिज मिश्रण। खनिज मिश्रण क्या है? खनिज मिश्रण में सारा इम्पॉर्टेंट खनिज है जो हमारे खाने में किसान भाई तो उतना अच्छे से दे नहीं पाते, जो बैलेंस डाइट देना चाहिए। इसलिए उनको एक सपोर्ट में खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम हर दिन हम उसे आप बाज़ार से खरीद ले और खिलाएं। इससे आप उसका शरीर का विकास भी अच्छा होगा और वो पाल आराम से रख सकती है। लेकिन बाछी में एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, जो कि कभी गर्भ नहीं रखी है तो उसको एक बार डॉक्टर से ज़रूर हाथ डलवा के दिखवा लेंगे कि कहीं उसका शारीरिक विकास ठीक से है कि नहीं। ये चीज़ आपको एक बार खाली करा लेना है कि उसका शारीरिक विकास अगर सही से है तो ये सब करने से काम हो जाएगा। ये इतना काम आप खुद से कर सकते हैं, इतना काम आप कीजिए, आपकी बाछी आराम से पल रख सकती है। लेकिन इसके बाद भी अगर पाल नहीं रखती है तब इसके बाद हम पशु चिकित्सक के पास आप ला सकते हैं। तब इसे हम लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, हो सकता है उसके शरीर में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, उससे बिल्कुल पाल रख लेती है। तो जो भी ये बहुत हमारे जो देखिए, हम लोग वर्ल्ड में 1 नंबर है दूध उत्पादन के लिए, सब जानते हैं। लेकिन इसलिए नहीं है कि हम एक पशु से बहुत दूध लेते हैं, इसलिए है कि हमारे पास पशु ही बहुत है, इसलिए दूध उत्पादन है।
लेकिन दूसरे आप कंट्री में जाइएगा तो पशु कम है, दूध उत्पादन बहुत है। इसका मतलब एक पशु से बहुत दूध ले रहे हैं। तो एक पशु से बहुत दूध लेने के लिए उसका नॉर्मल रिप्रोडक्टिव माने उसको समय पर बच्चा, मतलब अगर कोई भी पशु अच्छी है, हेल्दी है, तो उसको साल में एक बच्चे के साथ खड़े होना चाहिए। 9 महीना बच्चा रहा गर्भ में, 3 महीना का उसको आराम दिए, फिर गर्भवती हो गई। अगर आपकी पशु इस तरह से है तब बेस्ट है आपका ट्रीटमेंट या खाना पीना, यानी साल में पशु आपके एक बच्चे के साथ खड़े। अब हम बात करते हैं पशुओं को खाने में दाना कितना देना चाहिए इस बारे में। दरअसल पशुओं को दाना देते समय यह देखा जाता है कि पशु दूध कितना दे रही है। जैसे कोई पशु 2.5 किलो दूध देती है तो उसे 1 किलो दाना देना उचित है। इसी प्रकार जो पशु 10 किलो दूध देती है तो उसे 4 किलो दाना दिया जाना चाहिए। पुआल जो खाता है ना, तो वो उस सब चीज़ की वजह से पुआल का जो पौष्टिक तत्व वो हमारे पशु के शरीर को नहीं मिलता है। इसलिए तो यूरिया ट्रीटेड पुआल खिलाइए, वो आसान है, आराम से कर खाली आपको मात्रा एकदम ध्यान रखना है, उसका फर्क नहीं होना चाहिए। आपका जो दाना है, दाना कितना देना चाहिए, ठीक है। तो दाना दूध उत्पादन पे हम लोग गुना भाग करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपकी गाय है, तो आपकी गाय मान लेते हैं 10 केजी दूध देती है, ठीक है। तो जब गाय है या एग्जॉटिक, जनरली तो जर्सी उर्सी आप लोग रखते हैं, तो 2.5 केजी दूध पे 1 केजी दाना देते हैं। कि दाना का आपको अंदाज रखना है। दाना का क्यों अंदाज रखना है? दाना ज़्यादा खिला दीजिएगा तो उसको दूसरा दिक्कत हो जाएगा, उसको अपच हो जाएगा, गैस हो जाएगा। इसलिए दाना का आपको अंदाज सही रखना है। और दाना जितना भी हम बताएं, मान लो 10 किलो दूध देती है, 2.5 किलो के हिसाब से 4 किलो दाना हुआ दूध उत्पादन के लिए, समझ गए। और उसको अपने शरीर के लिए, पशु को 2 चीज़ के लिए दाना चाहिए, ताकत, एनर्जी जिसको कहते हैं, तो अपने जिंदा रहने के लिए और एक दूध उत्पादन के लिए। किसान भाइयों, अब हम आपको स्वस्थ पशु और बीमार पशु दोनों के बीच फर्क बता रहे हैं, ताकि आप बीमार पशु को आसानी से पहचान कर उचित समय पर इलाज शुरू कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वस्थ पशु की पहचान के बारे में। स्वस्थ पशु हमेशा सतर्क रहता है, चमड़ी चमकीली और सचेष्ट रहती है। पीठ पर कोई चीज के स्पर्श होते ही चमड़ी थरथराती है। आंखें चमकीली और निर्मल होती हैं। नाक के फन पर पानी के बूंद जमा होते हैं। श्वास सामान्य गति से चलता रहता है। जुगाली सामान्य रीति से करते हैं। गोबर और मूत्र का रंग मात्रा सामान्य होता है। साथ ही गोबर नरम और दुर्गंध रहित होता है। थन और स्तन सामान्य होते हैं। पशु अपने शरीर पर मक्खी को बैठने नहीं देती, बल्कि पूंछ से उड़ा देती हैं। अगर ये सभी बातें आपके पशु में हो तो समझें कि पशु बिल्कुल स्वस्थ है। अब बात बीमार पशुओं के पहचान के बारे में। बीमार पशु इतना सतर्क नहीं होते। चमड़ी खुरदरी होती है। पशु मंद बैठा रहता है। आंखों से श्राप बहता रहता है। श्वास लेने में भी कठिनाई होती है। गोबर और मूत्र का रंग सामान्य नहीं रहता। साथ ही गोबर पतला या कड़ा और दुर्गंध युक्त हो सकता है। थन और स्तन में कुछ कमी हो सकती है। शरीर पर मक्खियां बैठें तब भी पशु ध्यान नहीं देती। जुगाली करना कम कर देती हैं या नहीं कर पाती। नाक पर पानी जैसा बूंद नहीं दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के लक्षण आप अपने पशु में पाएं तो आप समझें कि पशु में किसी न किसी प्रकार की परेशानी या रोग है, यानी पशु अस्वस्थ है। पशु के अस्वस्थ होने पर आप इसे प्राथमिक उपचार के अलावा अपने नजदीकी पशु स्वास्थ्य केंद्र या पशु चिकित्सक से दिखाना न भूलें।
किसान भाइयों, इस भाग में आप जान पाएंगे पशुओं में टीकाकरण क्यों जरूरी है, टीकाकरण का उचित समय क्या है, कौन कौन सी बीमारियां होते हैं जिनके टीके बाजार में उपलब्ध हैं, साथ ही साथ टीकाकरण करवाने का उचित समय क्या है। इसके अलावे गर्भवती पशु को टीकाकरण करवाएं या न करवाएं, अगर कराएं तो कौन सा टीका पशु के लिए उस समय उचित रहेगा, और गर्भपात से बचने के लिए भी क्या कोई टीका है। इन्हीं सभी बातों को जानिए हमारे इस भाग में, जिसका नाम है पशुओं में टीकाकरण। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय जिसमें हम जितना अधिक पशुओं को संक्रामक और जानलेवा बीमारियों से दूर रखेंगे, इस व्यवसाय से उतना ही अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे। पशुपालन में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो असाध्य होती हैं, यानी इसका इलाज नहीं होता है। इनका एकमात्र विकल्प है टीकाकरण। जी हां किसान भाइयों, आप अपने पशु को टीकाकरण के माध्यम से उनमें होने वाली संक्रामक बीमारियों से बच सकते हैं। संक्रामक बीमारियों के कारण पशु सिर्फ बीमार ही नहीं होते, इस वजह से उनके दूध उत्पादन और प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ता है। इसलिए यह कहा गया है कि इलाज से बेहतर है उपाय। जी हां, और यह उपाय है टीकाकरण। पशुओं को सुई के माध्यम से दिया जाता है, जिस वजह से पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और उन्हें लगने वाले रोगों से बचाया जा सकता है। पशुओं में यह टीकाकरण ठीक उसी तरह से है जैसे हम अपने बच्चों को उनमें होने वाले बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण करते हैं, ताकि उन्हें आगे चलकर कुछ बीमारियों से रक्षा हो सके। कुछ ऐसी ही बीमारियां पशुओं में भी होती हैं जिनसे बचाव के लिए निश्चित समय पर टीकाकरण किया जाता है, जैसे खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू, लंगड़ी बुखार आदि। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए प्रत्येक को टीकाकरण कराना चाहिए। किसान भाइयों, हम आज टीकाकरण के बारे में जानेंगे। पशुओं में टीकाकरण का क्या महत्व है और किन किन संक्रामक रोगों के उपचार के लिए या उनकी रोकथाम के लिए हम कौन कौन सा टीकाकरण करते हैं और किन किन समय पर करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि संक्रामक रोगों की वजह से पशुओं का व्यवसायीकरण काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। इसकी वजह से दुग्ध उत्पादन में कमी होती है, साथ ही पशु के प्रजनन क्षमता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। टीका जो है वो पशुओं में प्रवाहित की जाती है इंजेक्शन के थ्रू, जिससे पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है, जिसकी वजह से पशुओं में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है और वह पशु असमय बीमार नहीं पड़ता है। कुछ रोग है जो किसी खास ऋतुओं में ही होता है, अतः उन बीमारियों का उस खास ऋतु के आने से पहले उनका टीकाकरण करते हैं। आप सबको पता होगा कि दुधारू पशु खुर मुंहपका, जिसको FMD भी बोलते हैं, उसकी वजह से दुग्ध उत्पादकता में कमी आती है। और दूसरा जो बीमारी है वो लंगड़ा बुखार है, जिसको अंग्रेज़ी में ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं। इसके अलावा एक गला घोटू रोग है, जिसको अंग्रेज़ी में हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया बोलते हैं, या HS और BQ के नाम से अक्सर ये दोनों बीमारियां जानी जाती हैं। इसके अलावा संकर नस्ल के पशुओं में थैलेरोसिस की प्रिवेलेंस ज़्यादा नोट की जाती है। थैलेरोसिस जो है वो जर्सीज या हॉस्टिन फ्रीजियन नस्ल के पशुओं में ज़्यादातर मिलता है। जैसा कि हमने बताया कि दुधारू पशुओं में होने वाली प्रमुख बीमारियों का टीकाकरण एक निश्चित समय पर ही किया जाता है
तो चलिए हम एक एक कर सभी प्रमुख बीमारियों के टीकाकरण का निश्चित समय को जानते हैं। अगर खुरपका मुंहपका रोग की बात करें तो इससे अपने पशु को बचाने के लिए वर्ष में 2 बार टीकाकरण कराएं। पहला टीकाकरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में और मार्च के प्रथम सप्ताह में, और दूसरा टीकाकरण अगस्त या सितंबर में कराएं। गलघोटू और लंगड़ी बीमारी के लिए वर्ष में 1 बार टीकाकरण कराएं। पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए मई या जून में टीकाकरण करवाएं, क्योंकि इस बीमारी का प्रकोप बरसात के मौसम में ज्यादा होता है, जब वातावरण में गर्मी और आर्द्रता होती है। अब हम जानें इन रोगों के लिए किन किन ऋतुओं में कब कब टीकाकरण करना चाहिए। एफएमडी या खुर मुंह पका जो रोग है उसके लिए वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया जाता है। एक पहला फरवरी के अंतिम माह और मार्च के प्रथम हफ्ते में टीकाकरण कराया जाता है, और दूसरा जो इसका डोज है वो मानसून के बाद यानी कि अगस्त और सितंबर महीने में, अगस्त के अंतिम हफ्ता या सितंबर के पहले हफ्ते में टीकाकरण कराना चाहिए। गला घोटू और लंगड़ी बीमारी जो है या एचएस और बीक्यू, ये अक्सर वर्षा ऋतु में होती है, जब वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है और तपिश ज़्यादा होती है। उस वक्त इस रोग से भयंकर जान माल की हानि होती है। अतः इस बीमारी के लिए वर्ष में 1 ही बार टीकाकरण का प्रावधान है। इसको हम लोग मई और जून में रिकमेंड करते हैं, मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में। ऐसा समझ लें कि मानसून शुरुआत होने से पहले इन रोग के अगेंस्ट हमको टीकाकरण करवाना है। तीसरा बीमारी जिसका हम अभी नाम लिए थे, थैलेरियोसिस, जो संकर नस्ल के पशुओं में होता है, उसका भी वर्ष में 1 ही बार टीकाकरण करते हैं, और वो दिसंबर के महीने में टीकाकरण उसका अपेक्षित होता है। किसान भाइयों, अभी आपने जाना पशुओं को किन किन रोगों से बचाव के लिए कौन कौन से टीके लगवाना चाहिए और टीकाकरण का निश्चित समय क्या है। अब बात करते हैं पशुओं को टीकाकरण कराने से पहले क्या करें और क्या सावधानियां बरतें। सबसे पहले और मुख्य बात है, जब पशु स्वस्थ हो जाएं, उस समय ही टीकाकरण के लिए ले जाएं, क्योंकि अगर पशु किसी रोग से पीड़ित हो और उस समय पशु को टीकाकरण कराएंगे तो पशु में उस बीमारी के लक्षण बढ़ जाने की संभावना रहेगी। इसके अलावा जब पशु गर्भवती हो तब उस समय किसी पशु चिकित्सक के सलाह से ही टीकाकरण कराएं। और एक एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि पशु की फिजियोलॉजिकल स्टेटस क्या है। अगर पशु गर्भावस्था में है या गर्भधारण की हुई है तो वैसे में पशु का टीकाकरण पशु चिकित्सक के सलाह से ही करें, क्योंकि कुछ टीका जो है वो गर्भावस्था में भी आप दिलवा सकते हैं और कुछ टीका है वो वर्जित है गर्भावस्था के दौरान, लेकिन इसकी जानकारी पशु चिकित्सक को होती है। अतः ऐसे पशुओं का जो गर्भावस्था में है उनका टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह लिए बगैर कदापि न करें। हम आपको बता दें कि टीकाकरण करने से पहले क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, या किन किन बातों का ध्यान हमें टीकाकरण पखवाड़े में जाने से पहले रखना चाहिए। आप सबको ये पता होगा कि टीकाकरण हरदम स्वस्थ पशुओं में किया जाता है। पशु जब आपका स्वस्थ हो तभी उसे टीकाकरण के लिए ले जाएं। अगर आपका पशु या दुधारू जो भी नस्ल के गाय हैं या भैंसे हैं वो अगर ज्वर से पीड़ित है या फिर उसे डायरिया है, डिसेंट्री है या कोई संभावित बीमारी के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो वैसे पशुओं को कदापि टीकाकरण के लिए न ले जाएं। उसमें बीमारी के लक्षण और बढ़ जाने की संभावना होती है। बेहतर ये होगा कि अगर आपको पता चल जाए कि टीकाकरण 1 हफ्ते बाद होना है तो पशुओं का एक बार डिवर्मिंग करीब 10 दिन पहले ज़रूर करवा लें। इस तरह से किसान भाई आप लोग अपने पशुओं का टीकाकरण समय से और एहतियात के साथ करवाएं तो आपको अपने पशुओं की उत्पादकता और उसकी प्रजनन क्षमता
को बरकरार रखने में काफ़ी सहूलियत होंगी। किसान भाइयों, इस तरीके से अगर आप अपने पशु में टीकाकरण कराते रहें तो आपके पशु स्वस्थ रहेंगे, उत्पादकता बढ़ेगी, साथ ही साथ पशुओं की प्रजनन क्षमता भी बढ़ेगी। अब हम आपको टीकाकरण प्रबंधन की जानकारी दे रहे हैं, यानी जब बछड़ा पैदा लेता है उस समय से लेकर पशु के अंतिम अवस्था तक और कितने आयु में कौन से टीके दिलाने चाहिए, यानी पशुओं को लगने वाली टीकाकरण सारणी को जानते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग करते हैं, एक इंसेंटिव फार्मिंग करते हैं जहां पे आप पशुओं का जन्म से उसका वैक्सीनेशन रजिस्टर अगर मेंटेन करते हैं तो, और उसी वक़्त से जब से आपका एक नवजात बछड़ा या बाछी आपके गौशाला में जन्म लेती है, अगर उस वक्त से आप टीकाकरण को अपनाएं तो ये और भी बेहतर होगा आपके व्यावसायिक पशुपालन के लिए। अगर बाछी या कोई नवजात बछड़ा अगर आपके गौशाला में जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे 4 माह के अवधि पर पहला टीका FMD का पड़ना चाहिए। उसके 9 महीने के बाद उसका बूस्टर डोज लगेगा और उसके बाद हर एक साल वर्ष में एक बार आप FMD का टीका करवाएं, जिससे आपको FMD का प्रकोप आपके गौशाला में कम से कम दिखेगा। और दूसरा रोग है गला घोटू और लंगड़ी बुखार, जिसको HS और BQ बोलते हैं। इन दोनों के लिए 6 माह के अवधि पर आप एक टीकाकरण करवाएं और उसका बूस्टर डोज हर एक साल आप 1-1 वर्ष के अंतराल पर देते रहें। एक बीमारी है संक्रामक गर्भपात, या उसको अंग्रेजी में ब्रुसेलोसिस भी बोलते हैं। इसके लिए अगर यह बीमारी आपके परिवेश में पहले से नोटेड है या नोटिफाइड है, या पहले से गांव घर में या आस पड़ोस में अगर ये बीमारी रिपोर्टेड है, तो आप अपने बाछी को 4 से 8 महीने की उम्र में एक बार इसका टीका लगवाएं, संक्रामक गर्भपात का। फिर आपके जो गायें हैं उसमें गर्भपात की समस्या भी कम नोट की जाएंगी या कमतर स्तर पे होगा। ये टीका जब तक आप दुधारू पशुओं को अपने पास रख रहे हैं तो हर एक साल ये आपको टीकाकरण पड़ते रहना चाहिए, क्योंकि हर टीका का एक नियमित एक अंतराल है। हमारे पशु शरीर में जब ये टीकाकरण होता है या टीका वैक्सीन जाता है तो उसका मेमोरी सेल्स मात्र 6 महीने या साल भर ही रह पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि उसको फिर से बूस्टर डोज देते रहें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में एक ही बार एक टीका देना पड़ेगा, सिवाय संक्रामक गर्भपात के। ब्रुसेलोसिस के लिए लाइफ में एक बार ये टीका पड़ना है जो 4 से 8 वर्ष के अवधि पर पड़ेगा। बाकी FMD, HS, BQ, थैलेरियोसिस अन्य बीमारियों के लिए आपको हर साल एहतियात के साथ सारी टीकाएं साल दर साल कंटिन्यू करना पड़ेगा। हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे थे कि पशुओं में टीकाकरण कितनी बार करवाना चाहिए। साथ ही आपने यह भी जानकारी लिया कि पशुओं के गर्भपात का भी टीकाकरण उपलब्ध है, जिससे पशुओं में होने वाले गर्भपात को रोका जा सकता है। और अंत में टीकाकरण संबंधी कुछ ध्यान देने योग्य मुख्य बातें, जिसे हम एक बार फिर से जान लेते हैं। टीके के घोल को 1 से 2 घंटे के अंदर ही प्रयोग कर लेना चाहिए। टीकाकरण कभी भी बीमार पशु में नहीं कराएं। गर्भवती पशु को डॉक्टर के सलाह पर ही टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण के समय पशुओं को एंटीबायोटिक नहीं दें। टीकाकरण हमेशा सुबह में ही कराएं। टीके के बारे में सही जानकारी जैसे उसका स्रोत, बैच नंबर और नाम अवश्य लिख लें। टीके का प्रयोग निर्माता कंपनी के निर्देशानुसार ही करें। तो किसान भाइयों, आपने इस भाग में जाना पशुओं में टीकाकरण से संबंधित सभी प्रमुख बातें। कौन से टीके कब लगवाएं, किस अवस्था में पशु को टीके लगाएं और किस अवस्था में ना लगाएं, दुधारू पशुओं से संबंधित कौन कौन से टीके बाजार में उपलब्ध हैं,
साथ ही आपने देखा टीकाकरण सारणी। हमें उम्मीद है कि आप इस भाग से जरूर टीकाकरण से संबंधित सभी बातों से अवगत हो गए होंगे। Vaccination. Regular vaccination is the easiest and the cheapest way to prevent diseases. वर्ष निश्चित समय पर पशुओं